हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेज। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है एपिडेमियोलॉजी, है ना। यही पढ़ना है, यही लिखा हुआ है टॉपिक में, कुछ और तो नहीं है। यही है भैया, एपिडेमियोलॉजी है। अब एपिडेमियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि आपने एपिडेमियोलॉजी पहले पढ़ी होगी कम्युनिटी में कई बार। क्या कभी समझ में आई? और समझ में आई तो क्या याद रही? एक शब्द है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? इटियोलॉजी का मतलब टाइप करो एक बार फटाफट, जो ऑनलाइन बैठे हैं बच्चे। इटियोलॉजी का क्या मतलब होता है, बता सकते हो? इटियोलॉजी, इटियोलॉजी शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इटियोलॉजी इसका मतलब होता है कारण, यानी कि कोज। ये बात ज़्यादातर बच्चों को पता होती है कि इटियोलॉजी का मतलब कारण होता है। ज़्यादातर बच्चे इस बात को जानते हैं और इटियोलॉजी सुनते ही उनके दिमाग में फटाफट आ भी जाता है कि इटियोलॉजी मतलब कोज है। लेकिन एपिडेमियोलॉजी सुनते ही दिमाग में कुछ क्लिक नहीं करता। करता है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। एपिडेमियोलॉजी सुनते ही दिमाग में कुछ क्लिक होता है, एकदम से याद आ जाता है कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चों को यहाँ तकलीफ आती है, ज़्यादातर बच्चों को एपिडेमियोलॉजी का मतलब पता नहीं चलता। लेकिन अपन आपको आज इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपका एपिडेमियोलॉजी जो है पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले के ज़माने में एपिडेमियोलॉजी शब्द जब दिया गया था पहली पहली बार, है ना, तब क्या बोला गया था कि एपिडेमियोलॉजी शब्द कहाँ से आया? एपी माने अपॉन, डेमो मीन्स पॉपुलेशन। और ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी कल? ये चीज हमने कल पढ़ी थी एपिडेमिक के अंदर, है ना। एपी माने अपॉन, डेमिक माने पॉपुलेशन। तो किसी पॉपुलेशन में ऊपर से कोई बीमारी आ जाए तो उसको हम एपिडेमिक बोलते थे। तो जब एपिडेमियोलॉजी की बात चली तो लोगों ने क्या बोल दिया कि स्टडी ऑफ एपिडेमिक ही एपिडेमियोलॉजी होती है, ऐसा बोल दिया, जो कि गलत था, है ना। तो स्टडी ऑफ एपिडेमिक एपिडेमियोलॉजी नहीं होती। इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टडी ऑफ एपिडेमिक एपिडेमियोलॉजी नहीं होती। आप गलती करते हो, बार बार बोलते हो एपिडेमियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एपिडेमिक है। कितनी बार बताने के बाद भी बच्चे बात नहीं, पता नहीं क्यों बोल देते हैं, समझ में नहीं आता। ये नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका कारण क्या है कि एपिडेमिक किन बीमारियों का होता है? एपिडेमिक ज़्यादातर होता है इन्फेक्शन वाली बीमारियों का, यानी कि वायरस है। अब आज तक अगर आपने सुना भी होगा तो एपिडेमिक किन किन बीमारियों का हुआ? स्मॉल पॉक्स का, पोलियो का, या फिर स्वाइन फ्लू का, या फिर कोरोना का, ये सब वायरस है। कभी आपने नहीं सुना कि हार्ट अटैक का एपिडेमिक आ गया, कभी आपने नहीं सुना होगा कि डायबिटीज का एपिडेमिक आ गया, या किसी ऐसी बीमारी का एपिडेमिक आ गया जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। जोड़ों के दर्द की समस्या का एपिडेमिक आ गया हो कि एक गांव के अंदर जितने भी लोग हैं सबको एक दिन घुटनों में दर्द हो रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि एक गांव में इकट्ठा 50 लोगों को कोरोना हो गया, ये तो हो सकता था, है ना। तो ये जो बीमारी हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है, जो बीमारी छूने से नहीं फैलती या इन्फेक्शन के थ्रू नहीं फैलती, उन बीमारियों की स्टडी भी तो हमको करनी है। क्या उन बीमारियों का एपिडेमियोलॉजी नहीं होगा क्या? उन बीमारियों की भी तो एपिडेमियोलॉजी होगी। तो इसका मतलब एपिडेमियोलॉजी ओनली एपिडेमिक की स्टडी नहीं हो सकती। एपिडेमियोलॉजी एपिडेमिक वाली बीमारियों की स्टडी तो होगी, पर उसके साथ उन बीमारियों की स्टडी भी होगी जिनका एपिडेमिक नहीं होता। ठीक है, जिन बीमारियों का एपिडेमिक नहीं होता उनको भी हमें पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसलिए कहते हैं कि एपिडेमिक की स्टडी एपिडेमियोलॉजी नहीं होती। अब मान लो कि ये देखो वही बात जो बता रहा था मैं, मान लो कि कोई एक बीमारी, नई बीमारी, जैसे कोरोना आया ना, एक नई बीमारी कोई गांव में हो गई और आप उस गांव में नौकरी कर रहे हो, नर्सिंग स्टाफ के पद पे कार्यरत हो। तो आपके दिमाग में बीमारी के लक्षण, मान लो कोई विशेष लक्षण है, तो आपको क्या सूझेगा? आपने सारी जांचें देख ली, मलेरिया नहीं है, टीबी नहीं है, टाइफाइड नहीं, कोरोना नहीं, स्वाइन फ्लू नहीं, कोई बीमारी के लक्षण पकड़ में नहीं आ रहे, डेंगू नहीं। फिर आप क्या बोलोगे कि यार ये तो कोई नई बीमारी है। तो जब कोई नई बीमारी आती है तो हम क्या पता करते हैं कि यार अगर ये बीमारी फैल गई तो क्या होगा? और अब तो कोरोना के बाद से सबको डर लगने लग गया। तो नई बीमारी हो गई, फैल गई तो क्या होगा? आज सन 2019 में कोरोना फैला था, 100 साल पहले सन 1919 में भी एक फ्लू, स्पेनिश फ्लू फैला था, जिसने बहुत सारी जनसंख्या को खत्म कर दिया था। तो ऐसे कोई बीमारी होती है
तो वो बीमारी किन लोगों में फैली है, वो बीमारी किस चीज़ से प्रभावित होती है, उस बीमारी के बार बार होने की उम्मीद क्या है, चांसेज क्या है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है। और इन सब के अध्ययन को, इन सब की स्टडी को ही हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है कि जॉन एम एक एपिडेमियोलॉजिस्ट था, जिसने पब्लिक हेल्थ का स्पेशलिस्ट था। सन 1988 में इसने एक डेफिनेशन दी एपिडेमियोलॉजी की। उसने क्या कहा कि किसी भी बीमारी का डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की एक दुकान होती है, बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान है, मतलब फैलाने वाला, है ना। तो बीमारी को फैलाने वाला, बीमारी किन के कारणों से फैलेगी। दूसरा शब्द है डिटरमाइनिंग फैक्टर, यानी कि डिटरमिनेंट, डिटरमाइन करना, किसी चीज को निर्धारित करना। तो किसी बीमारी को फैलाने वाले कारण और निर्धारित करने वाले कारण, इन दोनों का अध्ययन जब आप कर लोगे, इन दोनों की जब आप स्टडी कर लोगे, तो उसको एपिडेमियोलॉजी कहेंगे। और जब आप स्टडी कर लोगे ना, तो स्टडी करने के बाद आपको पता लग जाएगा ये बीमारी किस किस में फैल रही है, कहाँ कहाँ फैल रही है, कब कब फैल रही है, और ये बीमारी किस चीज़ से घटती है और किस चीज़ से बढ़ती है। तो उस नॉलेज का उपयोग करके उस बीमारी को क्या कर पाओगे, आप कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में हेल्थ से संबंधित अवस्थाओं या घटनाओं, हेल्थ से संबंधित अवस्था मतलब डिजीज हो गया या कोई दूसरी घटना जो हेल्थ से रिलेटेड हो, के डिटर्मिनेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करना, और हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में इस स्टडी का, इस अध्ययन का उपयोग करना। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपको हैं, दो चीज़ें डेफिनेशन में दे रखी है, जैसे अपने हेल्थ की डेफिनेशन दे रखी थी ना, तो हेल्थ की डेफिनेशन में 3 डायमेंशन थे, फिजिकल, सोशल, मेंटल, उसके अलावा भी बहुत सारे डायमेंशन थे, है ना। इसी तरह से यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन में हमने सिर्फ 2 चीज़ों का नाम लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, उस चीज़ का नाम होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उस चीज़ का नाम होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं हिंदी में आवृत्ति, बार बार होने की संभावना। तो हमारे पास 3 चीज आप याद रख लो, DDF, DDF मतलब डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन, डिजीज कहाँ कहाँ फैली हुई है, डिजीज का डिटर्मिनेंट, डिजीज को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, और डिजीज की फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार हो रही है। अब आपसे मान लो मैं बात करूं मलेरिया की, तो मलेरिया डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो कैसे कैसे देखेंगे, उम्र के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, किस उम्र के लोगों में ज़्यादा फैलती कम फैलती है। तो मलेरिया तो भैया जिसको मच्छर काटेगा उसको हो जाएगा, उसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं। किस जेंडर में, किस सेक्स में ज़्यादा फैलती है, कोई लेना देना नहीं है, जिसको मच्छर खाएगा उसको मलेरिया होने की संभावना है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से निकाला जाता है। हमको एक एक कौन से जोग्राफिकल एरिया में ज़्यादा फैलेगी, वहाँ ज़्यादा फैलेगी जहाँ मच्छर ज़्यादा होंगे। ठंडे एरिया में जहाँ ठंड होती है, मच्छर उतने एक्टिव नहीं होते, तो वहाँ मलेरिया नहीं फैलेगा। मलेरिया कहाँ फैलेगा, जहाँ थोड़ी गर्मी हो, जहाँ मच्छर को पनपने का बराबर वातावरण मिले। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं बीमारी का। फिर प्रभावित करने वाले कारक, तो बीमारी को प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे। मौसम एक बहुत बड़ा कारण है कि कोई बीमारी, जैसे सर्दी खांसी में, सर्दियाँ आती है सर्दी खांसी की बीमारी चालू हो जाती है, गर्मियों में लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। ये जो चीज़ें हैं ये क्या डिटरमाइनिंग फैक्टर हैं। उम्र भी डिटरमाइनिंग फैक्टर हो सकती है। कैसे हो सकती है, जैसे छोटे बच्चों में डायरिया होने की संभावना ज़्यादा है बड़े बच्चों की तुलना में, यानी कि आदमियों की तुलना में, तो उम्र एक फैक्टर हो गई। सेक्स भी एक फैक्टर हो सकता है डिटरमाइनिंग। कैसे हो सकता है, जैसे मान लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो बीमारियां हैं, यानी कि किसी के यूटरस में कोई प्रॉब्लम है, यूटरस का कैंसर है, तो यूटरस का कैंसर है तो ऑब्वियसली बात है कि वो महिलाओं में होगा, पुरुषों में यूटरस होता नहीं तो वहाँ हो नहीं सकता। तो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आ जाती है फ्रीक्वेंसी की। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट अलवर, वेलकम दीपक क्लास के लिए, रेगुलर पूरा बैठे रहना क्लास में। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, कब कब हो रही है, कितनी हो रही है, 5 साल में एक बार होती है, कि 4 साल में एक बार हो रही है, कि 3 साल में एक बार हो रही है, कि साल में 2 बार हो रही है, ये बीमारी की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो अगर आपको इन सारे ज्ञान का अर्थ पता चल गया और आपको सारी बातें पता चल गई, यानी कि आपको पता लग गया कि बीमारी किस किस लोगों में फैली हुई है, किस किस जगह फैली हुई है, इस बीमारी को प्रभावित करने वाले कारण क्या क्या हैं, और ये बीमारी कब कब होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और होती है तो ये कितने परसेंटेज में होती है। तो अगर ये सारा ज्ञान पता लग गया तो उस बीमारी को कंट्रोल करने में आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हो। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ राजस्थान में दवाइयाँ फ्री कर रखी है सरकार ने, है ना।
तो दवाइयाँ फ्री तो कर रखी है सरकार ने, लेकिन मलेरिया का जब केस आता है तो वो जनरली आने लगता है, गर्मी खत्म होती है, बारिश स्टार्ट होती है उस दौरान। सर्दियों में तो मलेरिया के केस उतने नहीं होते। तो जो मेडिकल जो हॉस्पिटल है अपना, उस हॉस्पिटल पे जो फार्मासिस्ट सरकारी दवाई पे जो बैठा है, उसको क्या पता है कि भाई मलेरिया की दवाइयाँ कब मंगानी है। मान लो आज कोई मलेरिया का केस आ गया, और वो क्या बोलेगा कि भाई दवाई तो जयपुर से आएगी, क्योंकि सारी सप्लाई जयपुर से आती है, दवाई जयपुर से आएगी, आने में समय लगेगा, इतने में थोड़े बहुत केस और बढ़ जाएंगे। सरकार को कैसे पता कि हमको इस मौसम में मलेरिया की दवाइयों की जरूरत पड़ेगी और हमको मलेरिया की दवाई ज़्यादा खरीदनी है इस मौसम में? ये बात सरकार को कैसे पता? क्योंकि सरकार के पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने एपिडेमियोलॉजी की पढ़ाई करी है, जिन लोगों को ये पता है कि कौन से मौसम में कौन सी बीमारी ज़्यादा फैलती है, इसलिए उसकी कंट्रोल के लिए सारी व्यवस्था पहले से करके रखो, उसकी दवाइयाँ पहले से मंगा के स्टोर में रख दो, ताकि अचानक से केसेज बढ़े तो हाय तौबा ना मचे। ठीक है, समझ में आ गया? उदयपुर से हूँ, वेरी गुड। पढ़ने पर फोकस करें, है ना? तो ये होती है एपिडेमियोलॉजी। इसके बाद में एक शब्द आता है इंसिडेंस। तो ये हमने जैसे कल भी बहुत सारे शब्द पढ़े थे, बहुत सारे डेफिनेशन पढ़े थे, आज भी हमारे पास 2-4 शब्द नए आएंगे। इंसिडेंस, तो नर्सिंग स्टाफ जो अस्पताल में नौकरी करता है उसे बात पता है कि कभी अस्पताल में कोई घटना हो जाती है तो हमसे एक इंसिडेंट फॉर्म भराया जाता है। तो इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? कोई घटना। अब यहाँ घटना हमने कौन सी बात करी? हमने यहाँ घटना की बात करी बीमारी से। तो जब कोई बीमारी पहली बार होती है तो उसको कहते हैं बीमारी का इंसिडेंस, यानी कि किसी बीमारी के नए केस को हम इंसिडेंस बोलेंगे, है ना? तो एक विशेष समय अवधि के दौरान डिफाइंड पॉपुलेशन में होने वाले नए केस को इंसिडेंस बोला जाता है। यानी कि न्यू केस होना चाहिए भाई, बिल्कुल नया केस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुराना केस आपने ले लिया। बिल्कुल नया केस, तरोताज़ा केस चाहिए हमको। और इसको निकालेंगे कैसे? इसके लिए एक रेट निकालते हैं, इंसिडेंट रेट। अब इंसिडेंट रेट कैसे निकाली जाती है? मान लो आपके शहर की पॉपुलेशन है 1 लाख, और इसमें नई बीमारी के कोई नए केस या पुरानी बीमारी के नए केस 1000 आ गए एक दिन के अंदर। 1000 बटा 1 लाख गुणा 100, 100 यानी कि प्रतिशत में हमको निकालना है। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, बचा 1, तो 1% इंसिडेंट हो गया। तो इंसिडेंट रेट कैसे निकालते हैं? ऊपर तो रखते हैं जितने नए केस हुए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, सवाल में अपने आप दिया जाएगा कि 1 साल के केस हैं कि 6 महीने के केस हैं कि 1 दिन के केस हैं। हमको नीचे पॉपुलेशन दे दी जाएगी, और ये पॉपुलेशन कौन होगी? ये वो पॉपुलेशन होगी जो रिस्क पर है, पॉपुलेशन एट रिस्क। अब रिस्क पे पॉपुलेशन है कैसे? जैसे हमारे पास में बोला जाता है कि प्रेग्नेंट महिला में हेपेटाइटिस बी होने के क्या इंसिडेंस हैं, तो हम नीचे यहाँ पॉपुलेशन एट रिस्क में किसको लेंगे? सिर्फ प्रेग्नेंट महिला को लेंगे। ठीक है, अगर हम जनरल बात करें कि सिगरेट स्मोकर में लंग कैंसर होने का इंसिडेंस के चांस कितने हैं, तो पॉपुलेशन एट रिस्क पे कौन लोग लेंगे? जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको लेंगे। ठीक है, तो हमको ये अगर सवाल पूछा जाएगा तो हमको ये एग्जाम में दिया भी जाएगा कि आपको पॉपुलेशन एट रिस्क यहाँ पे अपने आप पता लग जाएगी, आपसे पूछा जाएगा, है ना? 100% यानी परसेंटेज रूप में हम निकालते हैं इसको। इसके बाद दूसरी चीज आती है प्रीवेलेंस। प्रीवेल करना, किसी चीज को हासिल करना, है ना? प्रीवेलेंस मतलब कोई चीज कितनी हासिल हो चुकी है। तो यहाँ बीमारी के रूप में बात कर रहे हैं कि साल भर में हमारे पास इतने केस इकट्ठा हो गए, तो 1 साल में कुल जितने केस नए आए उन सबको मिला के हमने प्रीवेलेंस के दिया। अब यहाँ 1 साल तो मैंने आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पे दिया है, एग्जाम्पल के लिए दिया है। बाकी आपसे कितने भी समय का पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी के अभी बताओ, अभी 3:30 बज रहे हैं, तो 3:30 बजे आपके शहर में डायबिटीज़ के कितने केस होंगे, तो 3:30 बजे का एक लाइन खींच दिया। अब 3:30 बजे बाद अगर कोई नया केस जुड़ेगा तो उसको हमें नहीं जोड़ना है, आज तक का लेना है। तो आज तक का वो लेना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट का लेना है, तो उसको तो बोलेंगे पॉइंट प्रिवेलेंस। ठीक है, और अगर आपको बोल दिया कि भैया सन 2023 में या सन 2022 में या 21 में कुल कितने केस आए, तो आपको एक पीरियड दे दिया कि आपको पूरे साल का देखना है, तो उसको बोलेंगे पीरियड प्रिविलेंस। तो प्रिविलेंस और इंसिडेंस में से कौन सी संख्या बड़ी है? प्रिविलेंस हमेशा आपको बड़ा मिलेगा। क्यों बड़ा मिलेगा? क्योंकि प्रिविलेंस में नए केस जुड़ते जाते हैं और पुराने केस तो वहाँ पहले से ही हैं।
तो एग्जाम में जो सवाल आता है वो कैसा आता है कि न्यू प्लस ओल्ड केस को मिला करके क्या बोला जाता है, प्रिविलेंस बोला जाता है। जैसा कि पूजा कंवर ने जवाब दिया है, न्यू प्लस ओल्ड केस को प्रिविलेंस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, न्यू प्लस ओल्ड केस को प्रिविलेंस कहेंगे। तो प्रिविलेंस का मतलब क्या हुआ, अब इसका उपयोग क्या है ये भी बता देते हैं। प्रिविलेंस में कुल केसेज लेते हैं और इसमें किसको लेते हैं, जितने भी इंसिडेंट्स नए होते जा रहे हैं और पुराने होते जा रहे हैं। पुराने यानी कि जो पहले से थे, तो नए वाले को भी इंक्लूड कर दिया, पुराने को भी इंक्लूड कर लिया। अब देखो, मान लो हमारे पास जनवरी के अंदर डायबिटीज के 10 केस आए, फरवरी में फिर 10 केस आए और मार्च में फिर 10 केस आए। तो इंसिडेंस जनवरी का 10, फरवरी का 10, मार्च का 10, लेकिन प्रिविलेंस टोटल हो गया हमारा 30 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायबिटीज जो बीमारी है जो कभी ठीक ही नहीं होती, इसका प्रिविलेंस हमेशा बढ़ता जाएगा जब तक कि इंसान जिंदा है। हमारे पास प्रिविलेंस एक ऐसी पानी की टंकी है कि इस पानी की टंकी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता, यहाँ पे एक नल चालू है, ये नल यहाँ से इंसिडेंस रूपी मरीजों को भेजता जा रहा है। ये इंसिडेंस है, ये टंकी पानी की आपकी बढ़ती जा रही है, इसमें इंसिडेंस वाले मरीज इकट्ठे होते जा रहे हैं, पुराने नए सब मिक्स होते जा रहे हैं, टंकी में पानी भर गया। अब इससे बाहर निकलने के दो ही रास्ते हैं, या तो मरीज कब बाहर जा सकता है, मरीज हेल्दी हो जाए। हेल्दी हो जाए मतलब कि मरीज पूरी तरह से आपका रिकवर हो जाए। अब मान लो 100 में से एक मरीज ठीक हो गया तो 99 रह गया प्रिविलेंस, या मरीज की डेथ हो जाए। मरीज अब जिंदा ही नहीं है तो प्रिविलेंस हम उसको कैसे काउंट कर सकते हैं। तो प्रिविलेंस कम कब हो सकता है, या तो रिकवरी हो जाए या मरीज की डेथ हो जाए। तो ऐसी बीमारियां जिनमें रिकवरी फास्ट होती है, 3 दिन में आदमी ठीक हो जाता है, नॉर्मल खांसी जुकाम इन्फ्लुएंजा जो होता है, ऐसी बीमारी का प्रिविलेंस हमको हमेशा कम मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति ठीक बीमार पड़ेगा, नया केस आएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो 3 दिन में ठीक हो गया, 4 दिन में ठीक हो गया, तो उसका प्रिविलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिविलेंस किसका कम आता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रिविलेंस किसका कम हो सकता है, तो किसका कम हो सकता है, जो अर्ली रिकवरी जिस डिजीज में हो, पहली बात। दूसरी बात, प्रिविलेंस किसका कम हो सकता है, जिसमें डेथ ज़्यादा होती है, यानी कि ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा घातक हो, जिसमें बीमारी होते ही 1 या 2 दिन में आदमी मर जाए, तो उसको बोलेंगे हम हाईली फेटल डिजीज। जिस बीमारी का 100% मोर्टेलिटी है, ऐसी बीमारी में रेबीज एक बीमारी है, डॉग ने बाइट किया, रेबीज हो गया आदमी को, तो उसको मरना ही मरना है। तो रेबीज का प्रिविलेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रेबीज केस आपको नहीं मिलेंगे। आपने शायद, आप में से किसी ने रेबीज का कोई केस भी आई थिंक देखा नहीं होगा। मैंने भी पूरी लाइफ में हार्डली कोई 1 या 2 केस देखे हैं अभी तक 15 सालों में, जिनको रेबीज हुआ है और सच में वो रेबीज का मरीज है और 2-4 दिनों में वो डेथ हो गई पेशेंट की। तो रेबीज का केस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि डिजीज हाईली फेटल है, मरीज आता है 2 या 4 दिन में उसके एक्सपायर हो जाता है। तो अर्ली रिकवरी और हाईली फेटल डिजीज, ये बात 2 बातें अच्छे से देख लो कि अर्ली रिकवरी जिस बीमारी में रिकवरी जल्दी होती हो, या हाईली फेटल डिजीज हो जिसमें मृत्यु जल्दी होती हो, ऐसी जनसंख्या हमारी प्रिविलेंस में से चली जाएगी और हमारा प्रिविलेंस कम कर देगी। ठीक है, एक चीज तो ये। तो प्रिविलेंस कौन बढ़ाएगा, जिस बीमारी की रिकवरी नहीं होती हो और डेथ भी नहीं होती हो। आदमी स्लो 15-20 साल तक चलता है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, इनमें आदमी 15-20 सालों तक बीमारी के साथ चलता रहता है और प्रिविलेंस को बढ़ाता रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यह होता है प्रिविलेंस बीमारी का, जितने लंबे समय की बीमारी उतना प्रिविलेंस ज़्यादा। तो इसलिए कहते हैं कि प्रिविलेंस किसके समानुपाती है, एक तो जितना इंसिडेंस ज़्यादा होगा प्रिविलेंस भी बढ़ जाएगा, जितने केसेस नए बढ़ेंगे तो प्रिविलेंस भी बढ़ेगा, और जितने लंबे समय की बीमारी है, जितना ड्यूरेशन ज़्यादा है, ड्यूरेशन मतलब समय ज़्यादा है बीमारी का, उतना प्रिविलेंस बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं प्रिविलेंस बराबर I इंटू डी, प्रिविलेंस बराबर इंसिडेंट गुणा ड्यूरेशन, अवधि। ये शब्द भी बोला जाता है, प्रिविलेंस बराबर इंसिडेंट इंटू ड्यूरेशन। ठीक है, प्रिविलेंस रेट कैसे निकाल सकते हैं, जैसे इंसिडेंट रेट निकाला था, टोटल केसेज ओल्ड प्लस न्यू और नीचे पॉपुलेशन आपको लेनी है, मल्टीप्लाई आपको 100 से करना है, परसेंटेज के रूप में आपका प्रिविलेंस निकल जाएगा। समझ में आ गया प्रिविलेंस कब ज़्यादा होता है,
तो यानी कि कोई भी नई बीमारी की खोज होगी तो इंसिडेंस बढ़ेगा, लेकिन साथ के साथ प्रिविलेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बार तो हमारे वो संख्या में जुड़ गया। लेकिन वो बीमारी जल्दी ठीक होती है या उसमें मृत्यु जल्दी होती है तो उस बीमारी का प्रिविलेंस घट जाएगा। अब कोरोना की बात करो तो कोरोना जब हुआ था तो बहुत सारे केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन आज की तारीख में कोरोना के गिनती के केस होंगे तो प्रिविलेंस कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि कोरोना जो बीमारी है या तो वो हाईली फेटल थी जिसमें लोगों की डेथ हो जाती थी या रिकवरी हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि 2 साल तक कोरोना में आदमी पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं था। तो इन्फेक्टिव डिजीज जो होती हैं यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं उनका प्रिविलेंस हम सामान्यतया नहीं निकालते हैं। सामान्यतया इन्फेक्टिव डिजीज का नहीं निकालते हम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, बीपी शुगर वाली बीमारियों का, कोलेस्ट्रॉल वाली बीमारियों का, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली बीमारियों का, सीएचडी का, घुटनों की समस्याओं का, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब बीमारियों का हम प्रिविलेंस निकालते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक चलती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। एपिडेमियोलॉजी के 3 कंपोनेंट है, ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बता दी है, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बीमारी कहाँ कहाँ फैली हुई है, डिटर्मिनेंट मतलब बीमारी को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, और फ्रीक्वेंसी मतलब डिजीज कितनी बार हो रही है, फ्रीक्वेंटली हो रही है, कितना बार बार हो रही है। ये हमको पता लग गया नॉलेज तो हम इस डिजीज को रोक पाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? मेजरमेंट ऑफ, मापदंड है, नापना है, ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, डिसेबिलिटी और डेथ। किसी भी बीमारी से कितने हो रही है, उस बीमारी से आदमी कितना डिसेबल हो रहा है, और उस बीमारी की वजह से डेथ कितने लोगों में हो रही है, इसकी भी हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फिर कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं या तो रेट या रेशो। अब जैसे कॉमन सी चीज आती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब 1 साल से छोटे बच्चों के मरने की दर। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या क्या बता देगी? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसी भी देश की हेल्थ सिस्टम को बताती है कि आप इस लायक भी नहीं हो कि पैदा हुए बच्चे को बचा सको। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर किसी देश की ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे हेल्थ सिस्टम इतना ख़राब है कि एक नए नवजात शिशु को भी आप नहीं बचा पाए। और हमसे ये भी पता चलेगा कि जो बीमारियाँ 1 साल से छोटे बच्चों को होती है, जैसे कि डायरिया हो गया 1 साल से छोटे बच्चे को, या लो बर्थ वेट हो गया, या प्रीमेच्योरिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में ज़्यादा हैं, इसलिए IMR हमारे देश का ज़्यादा है। ठीक है, ये पता लगता है फ्रीक्वेंसी से। तो या तो रेट निकालो या रेशो निकालो। कंपेयर वेरियस पॉपुलेशन डिजीज फ्रीक्वेंसी, हम अलग अलग पॉपुलेशन में रेट को कंपेयर करके फ्रीक्वेंसी कंपेयर कर सकते हैं। 2 देशों में से किस देश की IMR अच्छी है, किस देश की IMR हमारी खराब है ना। उससे उन दोनों देशों की हेल्थ को या उन दोनों की स्वास्थ्य अवस्थाओं को हम दोनों देश की कंपेयर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स, हम यहाँ पे सिर्फ संख्या बीमारी की नहीं गिन रहे, हम ये भी गिन रहे हैं कि बीमारी की वजह से आपके शरीर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। आपका बीपी कम ज़्यादा हो रहा है, आपकी शुगर कम ज़्यादा हो रही है, आपके कोई ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, हीमोग्लोबिन है, ये कितने कम ज़्यादा हो रहे हैं, उसे भी हम यहाँ पे नापेंगे। तो फ्रीक्वेंसी में संख्याओं की बात आ गई, नंबर ऑफ केसेज, नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डिसेबिलिटी, नंबर ऑफ ब्लड पैरामीटर्स, टेम्परेचर, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड के जो इन्वेस्टिगेशन, वो सारे फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद दूसरा आपका आ जाता है नो, हमारे पास 2 नंबर यानी कि डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कहता है कि नो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन, मतलब किसी भी बीमारी का किसी भी पॉपुलेशन में समान बंटवारा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोटा की पॉपुलेशन, उदयपुर की पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन या मुंबई की पॉपुलेशन अगर कहीं की ज़्यादा है, मान लो किसी स्टेट की पॉपुलेशन 1 करोड़ है और वहाँ पे 1 लाख केस हैं, तो दूसरे स्टेट के 2 करोड़ लोग हैं तो वहाँ 2 लाख केस हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, मतलब समान रूप से बीमारी बटी हुई नहीं होती। बीमारी कैसे बटी होती है? स्पोरेडिक, स्कैटर्ड, अलग अलग छितरी व्यवस्था में, कहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि वो इम्यूनिटी पे भी निर्भर करती है और बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि बीमारी जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, हमें बीमारी का पैटर्न पता करना है कि किन लोगों में डिजीज ज़्यादा हो रही है, किस एज में ज़्यादा हो रही है, किस समय ज़्यादा हो रही है, ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिस रिस्क फैक्टर की वजह से बीमारी
ज़्यादा हो रही है, तो ये हमको डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखना रहता है। और जब हमें पैटर्न पता लग जाता है तो हमको रिस्क फैक्टर भी पता लग जाता है। हमको एक पैटर्न पता लग गया। क्या पैटर्न पता लग गया? कि कैंसर उन लोगों में होता है जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। जब कैंसर सिगरेट स्मोकिंग से होता है ये बात नहीं पता थी, तब एक डॉक्टर था फॉरेन में, उस डॉक्टर ने ये देखा कि यार मेरे पास जितने केस आ रहे हैं लंग कैंसर के, वो सबकी हिस्ट्री में लेता हूँ तो बोलते हैं कि वो सिगरेट पीते हैं। वहाँ से अवधारणा डेवलप हुई कि लंग कैंसर सिगरेट स्मोकर से होता है। तो हमारे को यहाँ पर पैटर्न पता लगेगा तो हमको रिस्क फैक्टर भी पता लग जाएगी, ठीक है। और रिस्क फैक्टर पता लगेगा तो हम एक अवधारणा बना सकते हैं कि फला फला रिस्क फैक्टर से फला फला बीमारी होती है, ठीक है। डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन हम किस रूप में करते हैं? टीपीपी, टाइम प्लेस पर्सन के रूप में करते हैं। टाइम प्लेस पर्सन यानी कि बीमारी किस समय होती है, किस जगह होती है और किन लोगों में होती है। टाइम प्लेस पर्सन, टाइम प्लेस पर्सन स्टडी को डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहा जाता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरा किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन करना। तो हम बीमारी का पूरा डिस्क्रिप्शन कर देंगे कि टाइम किस समय हो रही है, किन लोगों में हो रही है, किस जगह हो रही है, ठीक है। अब इससे हमें रिस्क फैक्टर का पता लग जाता है, वो हम पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद में आते हैं कि डिजीज के डिटर्मिनेंट, डिजीज को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं जो बीमारी को प्रभावित करते हैं, एक बार हमें ये पता लग गया कि बीमारी किन लोगों में है, रिस्क फैक्टर क्या है, तो एक बार हमें रिस्क फैक्टर पता लग गया तो हम फिर पूरा एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस को हम एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। जैसे पहले था डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी जिससे हम रिस्क फैक्टर का पता लगाते थे, अब हमें रिस्क फैक्टर पता लग गया तो पता लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब एनालिसिस करेंगे कि सच में रिस्क फैक्टर वालों में बीमारी होती भी है कि नहीं होती है। अगर होती है तो ये हमारा कारण सत्यापित हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमारा एनालिसिस सही बैठ गया तो हम क्या करेंगे, पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट, जो ही हमारी एपिडेमियोलॉजी का उद्देश्य है कि हमें सब कुछ पता करना है और फिर इस नॉलेज का उपयोग करके हमको बीमारी को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है और बीमारी का ट्रीटमेंट करना है। ये हमारा होता है एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी में और क्लिनिकल मेडिसिन में क्या अंतर है भैया? आप एपिडेमियोलॉजी का बीमारी का पता लगाओ ही लगाओ। क्लिनिकल मेडिसिन में पेशेंट हमारे पास आता है, सिम्टम लेके आता है, हम उसका जांच करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसके ब्लड की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उसमें बीमारी का पता लगाते हैं, उस व्यक्ति को दवा देते हैं, उसको फ़ायदा मिलता है और वो टाटा बाय बाय करके चला जाता है, ठीक है। ये होता है पूरा क्लिनिकल मेडिसिन का सिस्टम। एपिडेमियोलॉजी में जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है उसके पास कोई नहीं आता, वो खुद जाता है पॉपुलेशन में, खुद पॉपुलेशन में जाएगा, वहाँ एक एक व्यक्ति का खुद जांच करेगा, वहाँ पता करेगा कितने लोगों को बीमारी के लक्षण आ रहे हैं और उन लोगों में डिजीज कितनी फैली हुई है। तो ये दो अंतर होते हैं जो एपिडेमियोलॉजिस्ट और क्लिनिकल मेडिसिन के बीच के अंतर होते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट का अंतर है। जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो हम वो टेस्ट लगाते हैं, उन लोगों पे लगाते हैं जो हमारे पास इलाज करने आया है, और स्क्रीनिंग करते हैं उन लोगों की जिनके पास हम खुद गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हुआ कि क्लिनिकल मेडिसिन में जो स्टडी का यूनिट है जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं वो केस होता है, पेशेंट जो हमारे अस्पताल में आता है। एपिडेमियोलॉजी में पूरी पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं। क्लिनिकल मेडिसिन पेशेंट पर आधारित होती है, जबकि एपिडेमियोलॉजी कम्युनिटी पर आधारित होती है, क्योंकि हम कम्युनिटी में इसको पढ़ रहे हैं। मेडिसिन में सिक पेशेंट हमारे पास आएगा, कम्युनिटी में हमें सिक लोग भी मिलेंगे और हेल्दी लोग भी हमें मिलेंगे। क्लिनिकल मेडिसिन में मरीज का डायग्नोसिस करना और उसका ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पे हमको सोर्स का पता लगाना है, रिस्क फैक्टर का पता लगाना है और फिर प्रिवेंशन, कंट्रोल, ट्रीटमेंट, पीसीटी, तीनों चीज़ें हमको करनी है। फिर हेल्थ प्रोग्राम की प्लानिंग भी एपिडेमियोलॉजिस्ट को करनी होती है, जबकि क्लिनिकल मेडिसिन में हेल्थ प्रोग्राम की कोई प्लानिंग नहीं करनी होती। क्लिनिकल मेडिसिन में पेशेंट कम्स टू डॉक्टर, पेशेंट खुद डॉक्टर के पास बीमारी लेके आता है। एपिडेमियोलॉजी में पब्लिक हेल्थ का जो स्पेशलिस्ट है गोज टू कम्युनिटी, कम्युनिटी में जाकर के फिर स्क्रीनिंग करता है। ये दोनों का अंतर है आपसे, ठीक है। अब मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में मेजरमेंट क्या चीज़ है? मेजरमेंट मतलब मापदंड, नापना किसी चीज़ को। तो हमें ज़रूरत क्या है? हमें एपिडेमियोलॉजी का मेजरमेंट करने की या एपिडेमियोलॉजी में मेजरमेंट करने की ज़रूरत इसलिए है कि हमें अलग अलग बीमारियों में पता लगेगा कि किस बीमारी में डेथ ज़्यादा हो रही है, किस बीमारी में मॉर्बिडिटी ज़्यादा हो रही है, कौन सी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, कौन सी बीमारी लेट ठीक होती है, ठीक है। इसलिए हमें ज़रूरत है। तो इसमें एपिडेमियोलॉजी के मेजरमेंट को जब हम मेजर करते हैं मेजरमेंट से, तो हम क्या क्या नापते हैं
फ्रीक्वेंसी को नाप सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को नाप सकते हैं और डिटर्मिनेंट्स को हम नाप सकते हैं। कैसे नाप सकते हैं? उसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें आती है, रेट, रेशो, प्रोपोर्शन। रेट, रेशो, प्रोपोर्शन, इसका हमें अंतर पता होना चाहिए कि रेट क्या है, रेशो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है। तो मैं एक बार यहाँ समझा देता हूँ, फिर एक एक को अपन वापस पढ़ेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। रेट का मतलब क्या है? जैसे हम बात करते हैं IMR। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब 1 साल से छोटे बच्चों की मरने की दर। इसको कैसे निकाला जाता है? इसके अंदर क्या करते हैं हम IMR निकालने के लिए, टोटल इन्फेंट डेथ, यानी कि 1 साल से छोटे बच्चों की, कितने छोटे बच्चे 1 साल से हैं जिनकी डेथ हो गई, और टोटल लाइव बर्थ, उसी दौरान हमने लाइव बर्थ भी ले ली, गुणा 1000 से हमने गुणा कर दिया। तो हमारे मान लो 1 लाख लाइव बर्थ हुई थी, उस 1 लाख लाइव बर्थ में से 4000 बच्चे डेथ हो गए। तो ये 4000 बच्चे कौन से थे? जो उस साल जन्म लिए थे, यानी कि इन 1 लाख में से ही ये 4000 बच्चे थे। इन 1 लाख में से ही इन 4000 बच्चों की डेथ हुई है। ठीक है, 1000 से गुणा कर दिया तो क्या वैल्यू निकली? 4000 से 3 जीरो हो गए, 4/1000, 40 इसका आंसर आ जाएगा, 40/1000। ये हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाएगी। सिंपल है। लेकिन रेशो में क्या होता है ये मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे कि एक रेशो है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, यानी कि जो मदर है प्रेगनेंसी की वजह से उसकी डेथ हो गई तो उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कहते हैं। इसके अंदर हम क्या लेते हैं? टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, कितनी महिलाओं की डेथ हुई प्रेगनेंसी की वजह से, और टोटल लाइव बर्थ गुणा 1 लाख। 1 लाख से गुणा करते हैं या 1000 से गुणा करते हैं। इन्फेंट में 1000 से गुणा करते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में 1 लाख से गुणा करते हैं। बात ध्यान रखना। अब देखो अंतर समझो। ये जो टोटल लाइव बर्थ हो रही थी, 1 लाख बच्चे की बर्थ हुई थी मान लो साल भर में, तो जो डेथ हुई वो इन्हीं 1 लाख में से 4000 बच्चों की हुई, तो हमारे पास साल के अंत में 96,000 बच्चे बचेंगे। लेकिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में जो लाइव बर्थ हो रही थी 1 लाख बच्चों की, मान लो इसी का निकाल रहे डाटा, 1 लाख बच्चों की, तो जो मदर हैं वो मदर इन 1 लाख बच्चों में थोड़ी मिली हुई हैं, ये मदर तो अलग है, ये कितनी भी हो सकती हैं, है ना। तो ये मान लो 500 महिलाओं की डेथ हो गई सपोज, क्योंकि मैटरनल डेथ के चांस कम रहते हैं और इन्फेंट डेथ के चांस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। कोई बच्चा नाजुक होता है उसकी डेथ के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैटरनल डेथ हम लाख पे निकालते हैं इस कारण से। तो यहाँ पे हमने कहा था 1 लाख बच्चों में ये 4000 थे, क्या हम कह सकते हैं कि इन 1 लाख बच्चों में ये महिलाएं थी? नहीं थी। तो अंतर देखो स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ इसको बोलते हैं हिंदी में अंश और इसको बोलते हैं हर। जो बटाबटी में ऊपर होता है अंश कहलाता है, जो बटाबटी में नीचे होता है वो हर कहलाता है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो यहां पे क्या हुआ, रेट के अंदर IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में न्यूमरेटर यानी कि अंश के जो 4000 हैं वो इसी हर में से ही निकले, यानी कि अंश हर का भाग होता है। न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, किसके अंदर? रेट के अंदर। जबकि रेशो में क्या है, मैटरनल डेथ अलग है और लाइव बर्थ अलग है, दोनों अलग अलग चीजें। तो यहाँ पे ये अंश जो है वो इस हर का भाग नहीं होता, तो इसको बोलेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। आपको कोई भी चीज़ दी जाए आप पढ़ के देखो, आपको पता लग जाएगा अपने आप कि अंश है या हर है। ठीक है। अब अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट में मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ न्यू केस बटा पॉपुलेशन जो कि खतरे पर है, एट रिस्क पर है, गुणा 100। तो ये नए केस हैं, नए केस आए इसी पॉपुलेशन में से आए, तो नए केस पॉपुलेशन में आए तो यह अंश जो है इस हर में से ही निकला है, यानी कि इस पॉपुलेशन में से ही नए केस आए। तो ये क्या होना चाहिए, ये रेट होना चाहिए रेट, पर यहाँ पे गुणा में 100 आ रहा है। तो जब भी 100 गुणा में आ जाता है तो उसको हम रेट नहीं बोलते, उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब इन तीनों का अंतर समझ लो। रेट के अंदर न्यूमरेटर इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब अंश हर का भाग है,
और गुणा में 1000 या लाख या 10,000 आएगा। प्रोपोर्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है, गुणा में कुछ भी लो हमें को मतलब भी नहीं है, क्योंकि रेट और प्रोपोर्शन में ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है। प्रोपोर्शन में न्यूमरेटर वापस डिनोमिनेटर का पार्ट है, जैसे रेट में होता था, पर रेट में गुणा में 1000 या लाख होते थे, या गुणा में हमारे पास 100 आएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो प्रतिशत में आएगी। जहां भी वैल्यू प्रतिशत में आ जाए वो प्रोपोर्शन हो जाता है आपका, ठीक है, प्रोपोर्शन हो जाता है, वो रेट नहीं रहता वो। तो ये सारी चीजें हमारे को वापस पढ़नी है एक एक करके, तो वापस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम रेट को। रेट क्या है? कोई भी घटना, उसकी आवृत्ति वो कितनी हो रही है उसको हम रेट बोलते हैं। अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट इन गिवन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड, एक ड्यूरेशन के दौरान कोई घटना कितनी हो रही है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, मल्टीप्लाई में 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर आपको सवाल में दिया जाएगा कि जो रेट है वो कितनी है, 40/1000 है कि 40/लाख है कि 40/10,000 है, ऐसे सवाल में दिया जाएगा। तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि किस पे निकाली गई है, 1000 पे निकाली है, लाख पे निकाली है, 100 पे नहीं निकलेगी। बस 100 पे निकलती है तो वो चीज़ प्रतिशत बन जाती है, और वो प्रतिशत बनते ही प्रोपोर्शन बन जाता है। परसेंट प्रतिशत, परसेंटेज, प्रपोर्शन, ऐसे याद रखो। तो जैसे हम निकालते हैं डेथ रेट, तो टोटल नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेथ अपॉन पॉपुलेशन गुणा 1000 पे कर लो, है ना। पॉपुलेशन कौन सी लेते हैं? 1 जुलाई को जो पॉपुलेशन थी आपकी वो लेते हैं, यानी कि मिड ईयर पॉपुलेशन दी जाती है, ठीक है। ये हो गया। तो बर्थ रेट को निकालते हैं, डेथ रेट को निकालते हैं, ये सब रेट कहलाती है। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम रेशो के पास। रेशो क्या है? तो रेशो जो है दो रैंडम क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को दिखाता है। मतलब जिन दोनों क्वांटिटी का, जिन दोनों संख्याओं का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। हम मदर की डेथ और लाइव बर्थ को नाप रहे हैं, तो मदर की डेथ और लाइव बर्थ तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं। मदर की डेथ मल्टीपल रीजन से भी हो सकती है, तो मदर की डेथ अलग आइडेंटिटी है और लाइव बर्थ अलग आइडेंटिटी है। अगर आपसे बोले कि हम टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ निकालना चाहते हैं और नीचे हम चाहते हैं कि टोटल प्रेग्नेंट लेडी को लें, तो ये क्या हो जाएगा? ये रेट बन जाएगी, ठीक है, ये रेट बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये टोटल प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेते हैं, ये लाइव बर्थ को लेते हैं, क्योंकि कुल देश में कितनी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं इसको निकालना मुश्किल है। कई महिलाएं रजिस्ट्रेशन कराती हैं एनसी, कई महिलाएं नहीं कराती हैं, लेकिन टोटल लाइव बर्थ हमारे देश की कितनी है ये हमें हमेशा पता लगता है, क्योंकि हर जन्म का और हम मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होता है। इसलिए रेट और रेशो में ज़्यादातर उस चीज़ पे निकाला जाता है जहाँ पे डेथ या बर्थ हो। इसलिए आईएमआर में टोटल नंबर ऑफ डेथ निकालते हैं, क्योंकि सारी बच्चे की डेथ रजिस्टर्ड होती है। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ नीचे लेते हैं, क्योंकि सारे जन्म रजिस्टर होते हैं। इसी तरह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो के अंदर ऊपर लेते हैं मैटरनल डेथ, जैसे मदर की डेथ हुई वो रजिस्टर हो जाएगा, और नीचे लेते हैं लाइव बर्थ, क्योंकि हमें पता है टोटल जितने बच्चों का जन्म हुआ है उसकी बर्थ का डाटा मिलना आसान है, पर प्रेगनेंसी का डाटा मिलना आसान नहीं है। प्रेगनेंसी के डाटा के लिए आपको अस्पताल भटकना पड़ेगा, और बर्थ और डेथ का डाटा आपको नगर पालिका से, पंचायत से डायरेक्ट मिल जाएगा। इस कारण से हम इसको एमएमआर को लाइव बर्थ पे निकालते हैं, इसलिए वो एमएमआर रेशो बन जाता है, ठीक है। न्यूमरेटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, अंश हर का भाग नहीं होता, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं? x/y डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप 1000 से गुणा कर दोगे, लाख से गुणा कर दोगे, 100 से गुणा कर दो, किसी से भी गुणा कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेट में दिक्कत है, रेट में 100 से गुणा होते प्रोपोर्शन में बदल जाता है। जैसे एमएमआर निकाल लो, डॉक्टर पेशेंट रेशो निकाल लो, हमारे देश में कितने डॉक्टर हैं, कितने मरीज हैं, तो डॉक्टर पेशेंट रेशो में दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है, डॉक्टर अलग हैं, पेशेंट अलग हैं, उनका रेशो निकलेगा। सेक्स रेशो निकाल दो, मेल और फीमेल का रेशो, तो मेल कितने फीमेल कितने, इस चीज़ का रेशो निकालोगे तो मेल की संख्या फीमेल की संख्या का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो वो निकलेगा, तो वो भी रेशो ही कहलाएगा। अब आ जाता है आपके पास में प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में बिल्कुल रेट जैसा है, बस गुणा में मल्टीप्लायर में 100 लेना है। तो इसमें रेट का भी इसमें फीचर है और रेशो का भी फीचर है इसके अंदर, ठीक है। रेट की तरह न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर हो सकता है, और मल्टीप्लायर यहाँ पर 100 होगा। कई बार रेशो में हम 100 का उपयोग करते हैं ना, जैसे अपन पढ़ते थे कि राम और श्याम ने एक बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद उन्होंने 40-60 के रेशो में अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बांटा, तो ये 40-60 मिला के 100 होता है। तो हम जनरली रेशो को हम इस तरीके से बांटते थे, परसेंटेज की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे इसके बीच के बच्चे ले लो, इसके बीच एक बीमारी होती है खुजली की बीमारी,
तो कितने बच्चे इसके बीच के निकले कुल स्कूल में बच्चों में, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं उसमें इसके बीच कितने बच्चों का निकला, प्रतिशत बता दो कि 10% बच्चों को इसके बीच हो गया, या पूरे गांव में कितने % बच्चों को इसके बीच हो गया, टोटल बच्चे ले लो ऊपर इसके बीच के बच्चे ले लो, तो ये आपका प्रोपोर्शन मिल जाएगा। तो गांव में जितने बच्चे हैं उनमें से ही तो इसके बीच हुआ है, तो इसके बीच यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है और मल्टीप्लाई 100 से कर लिया। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, केस फैटेलिटी रेट, केस फैटेलिटी रेट ये क्या चीज है? केस फैटेलिटी रेट किसी केस की मृत्यु करने की क्षमता कितनी है। कोरोना में केस फैटेलिटी रेट हाई चल रही थी, स्वाइन फ्लू में केस फैटेलिटी रेट हाई है, डायबिटीज में उतनी हाई नहीं है। तो केस फैटेलिटी का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके पास में 1 लाख मरीज या 1 लाख केस आए, उनमें से कितने मरीजों की डेथ हुई, 1 लाख में से मान लो 5000 की डेथ हुई, तो इसको 100 से गुणा करके परसेंटेज निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 जीरो से 3 जीरो गई, तो 5% आपकी केस फैटेलिटी रेट है। अब यहाँ ये 1 लाख में से 5000 थे, तो न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर तो था, न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर था, तो रेट हो सकती है, प्रोपोर्शन हो सकता है, या हमने प्रतिशत में निकाला है तो ये प्रोपोर्शन हो जाएगा भैया। तो केस फर्टिलिटी रेट एक प्रोपोर्शन होता है। कुछ एग्जांपल हैं अगली स्लाइड पे, उनको हम करते हैं, आपको पता लगेगा। सबसे पहले ले लिया हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। IMR में हम क्या लेते हैं, IMR के अंदर हम ऊपर तो लेते हैं कितने इन्फेंट की डेथ हुई है और नीचे उसी वो इन्फेंट डेथ लाइव बर्थ में से थे, तो IMR तो बन जाता है रेट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, है ना। MMR में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, ऊपर लेते हैं मदर की डेथ कितनी हुई और नीचे लेते हैं लाइव बर्थ, दोनों संख्या एक दूसरे से भिन्न है, मल्टीप्लाई में लाख लेते हैं, ये बन जाती है रेशो। अब आ गया इंसिडेंस। इंसिडेंस में नीचे तो आता है कौन सी पॉपुलेशन रिस्क पर है, उस पॉपुलेशन में बीमार यानी कि नए लोगों में कितने में डिजीज हुई है, तो इसी पॉपुलेशन में से डिजीज निकल के आई है, इसलिए या तो ये बन जाएगा रेट या बनेगा प्रोपोर्शन। तो इसको 1000 पे निकालते हैं तो ये प्रोपोर्शन नहीं होगा, ये रेट बनेगा। फिर आता है प्रिविलेंस रेट। प्रिविलेंस रेट में क्या करते हैं, टोटल केसेज और नीचे पूरी पॉपुलेशन ले लेते हैं, पॉपुलेशन में कितने केस हैं और इसको 100 पे निकालते हैं प्रतिशत के रूप में, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन अपन। ठीक है, इंसिडेंस को अगर आपने 100 पे कैलकुलेट करके दिया तो फिर वो प्रोपोर्शन बन जाएगा। तो इंसिडेंस मिक्स दोनों साइड चलता है। सेक्स रेशो में मेल अपॉन फीमेल की जनसंख्या कितनी है या फीमेल अपॉन मेल की जनसंख्या कितनी है, 1000 पे निकालते हैं अपन इसको, इसलिए ये रेशो बनेगा। 1000 पे निकालते हैं इसलिए नहीं, फीमेल और मेल दोनों अलग अलग चीजें हैं इसलिए। फिर आ गया केस फर्टिलिटी रेट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेथ कितनी है और नीचे मरीज कितने थे, टोटल पेशेंट कितने थे, तो इन्हीं पेशेंट में से डेथ हो रही है, इसको 100 पे निकालते हैं तो ये प्रतिशत 100 पे निकलेगा, तो ये बन जाएगा आपका प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रेट कौन सा, रेशो कौन सा, प्रोपोर्शन कौन सा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा एक रेट है, आपके पास ऑप्शन दे देगा IMR, MMR, CFR और प्रिविलेंस रेट। अब नाम दिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, प्रिविलेंस रेट, केस फर्टिलिटी रेट, आपके दिमाग खराब हो जाएगा, या तीनों के नाम के पीछे रेट लिखा हुआ है फिर भी ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रेट है, तो अब मैं क्या करूं, तो फिर आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 करके निशान लगाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रेट है कौन सी रेशो है, उस आंसर में IMR आंसर आ जाएगा, क्योंकि IMR सच में रेट है, CFR प्रोपोर्शन है, प्रिविलेंस रेट एक प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का, ये आपके सिलेबस में नहीं है लगभग, फिर भी मैं इसको आपको करा रहा हूँ क्योंकि बाई चांस कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो एपिडेमियोलॉजी जब हम पूरी पढ़ लेते हैं तो उस एपिडेमियोलॉजी पर हम कुछ स्टडीज करते हैं जिनको हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। एपिडेमियोलॉजी स्टडी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक होती है ऑब्जर्वेशन स्टडी और एक होती है एक्सपेरिमेंट स्टडी। ऑब्जर्वेशन स्टडी में क्या करते हैं, हम सिर्फ पेशेंट को देखते हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके साइन सिम्टम्स क्या चेंजेस आ रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और नोट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम कुछ चला के उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि उसको कोई नई दवाई देंगे, कोई नया ट्रीटमेंट देंगे, कोई नई जाँच कराएंगे या कुछ वैक्सीन लगाएंगे, तो हम कुछ नया करते हैं, तो वो होगा एक्सपेरिमेंट, बाकी कहलाएगा ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन जो होगा इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया डिस्क्रिप्टिव और एक हो गया एनालिटिक। डिस्क्रिप्टिव में हम कुछ नहीं करते, हम टाइम प्लेस पर्सन स्टडी करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने आपको कि टाइम किस डिजीज कौन से टाइम होती है, किन लोगों में होती है, कौन सी जगह होती है। एनालिटिक स्टडी को हम 4 भाग में डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर
केस कंट्रोल स्टडी होती है जिसमें एक मरीज हम केस लेते हैं और एक कंट्रोल लेते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। इसके अंदर जो स्टडी पॉपुलेशन है वो इंडिविजुअल व्यक्ति होता है। कोहोर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इस व्यक्ति में आज रिस्क फैक्टर चला गया है, अब भविष्य में जाके इसको क्या बीमारी डेवलप होने वाली है। अपने आप अगर रिस्क फैक्टर चला गया है तो जैसे मान लो आज कोई सिगरेट पी रहा है और उसके अंदर हम बीमारी का आगे 10 साल बाद अध्ययन करेंगे तो उसको कोहोर्ट स्टडी बोलेंगे। केस कंट्रोल में क्या होता था, हमारे साथ मरीज बीमारी लेकर के आता है, हम उससे पूछते हैं भैया तू सिगरेट पीता है क्या, कितने साल से पीता है, तो वो केस कंट्रोल होता है। इसके बाद एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। क्रॉस सेक्शनल को बोलते हैं फोटो। आपने एक भीड़ का फोटो ले लिया तो उस समय उस फोटो में जितने लोग हैं वो फोटो ही हमारी स्टडी का पार्ट है। यानी कि क्रॉस सेक्शन में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें जितने मरीज मिले उन्हीं को हम प्रिविलेंस मान लेते हैं। हमारा पॉइंट प्रिविलेंस वाली स्टडी हो गई, तो क्रॉस सेक्शन स्टडी से हमारे को पॉइंट प्रिविलेंस का पता लगता है। एक इकोलॉजी स्टडी होती है जो इकोलॉजी यानी पूरी पॉपुलेशन में जाके की जाती है। इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल स्टडी 3 तरह की होती है। एक आरसीटी होती है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या क्लिनिकल ट्रायल, जो कि आज हर व्यक्ति जानता है कि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एक्सपेरिमेंटल स्टडी को ही कहते हैं। ठीक है, इस स्टडी में रेंडमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें किसी भी व्यक्ति को स्टडी में डाला जा सकता है, जैसे वो करते हैं पासे फेंक करके कर लो या सिक्का उछाल करके कर लो, या इसके कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं उनसे आप कर लो। एक होते हैं फील्ड ट्रायल जो फील्ड में हेल्दी लोगों पे किए जाते हैं, और एक होते हैं कम्युनिटी ट्रायल या कम्युनिटी इंटरवेंशन जो कम्युनिटी लेवल पे किए जाते हैं। ये मैंने आपको बस थोड़ा सा ब्रीफ बताया है एपिडेमियोलॉजी को स्टडी, वरना है तो डिटेल में ये लेकिन आपके काम की इतनी नहीं है अभी इस लेवल पर, इस कारण से इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर जो है आज यही समाप्त होता है बच्चों। अब हम आपको एक कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज के करवा देते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द रेशो। रेशो के लिए कौन सी बात सही नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है। तो रेशो के लिए क्या बोला था कि रेशो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता। इसमें आप वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट लिखा हुआ है। देखो, न्यूमरेटर इज कंपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट रिलेटेड टू वैल्यू। तो देखो ये तो सही है, ये भी सही है, और इट इज एक्सप्रेशन नंबर ये भी सही है। तो यही वाला पार्ट हमारा गलत हो गया कि न्यूमरेटर इज कंपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता, वो रेट में होता है, प्रोपोर्शन में होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए बन जाएगा। इसके बाद दूसरा है ट्रू अबाउट प्रिविलेंस। प्रिविलेंस क्या है, तो हमने प्रिविलेंस को निकाला था, प्रिविलेंस रेट है लेकिन उसको परसेंटेज रूप पे निकाला जाता है, इसलिए उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो ये तो बात हमारी गलत हो गई। दूसरी बात, प्रिविलेंस रेट इज द बेस्ट मेजर ऑफ स्टडिंग डिजीज एटियोलॉजी और कोज। किसी भी बीमारी के कारण को पकड़ने के लिए प्रिविलेंस सबसे बेस्ट स्टडी है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि प्रिविलेंस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ केस। टोटल नंबर ऑफ केस है, अब पॉपुलेशन में कितने केस हैं, वो किसको किससे बीमारी हुई हमें कैसे पता। हमारे पास तो जब कोई नई बीमारी लेके आएगा, जब कोई इंसिडेंस लेकर के आएगा, तब हमें पता चलेगा कि बीमारी का कारण क्या हो सकता है। तो इंसिडेंस जो है वो बेस्ट मेजर होता है कारण पता करने का, प्रिविलेंस नहीं होता। तो ये भी खत्म हो गया। इंक्रीज विद इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, बिल्कुल सही बात है। जितनी लंबी बीमारी होगी प्रिविलेंस उतना ज़्यादा होगा। मैंने बताया भी था प्रिविलेंस बराबर आई गुणा डी। डी बढ़ेगा तो भी प्रिविलेंस बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो भी प्रिविलेंस बढ़ेगा। ये तो सच्ची घटनाओं पर आधारित हो गई बात। इसके बाद डिक्रीज विद डिक्रीज इन केस फर्टिलिटी। केस फर्टिलिटी बढ़ती है, केस फर्टिलिटी नंबर ऑफ डेथ बढ़ती है तो प्रिविलेंस कम होता है, और नंबर ऑफ डेथ घटती है, नंबर ऑफ डेथ कम होती है तो प्रिविलेंस ज़्यादा होता है। तो ये बात भी इसने गलत लिखी है, तो हमारा आंसर यहाँ पर बन जाता है सी आंसर। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंसिडेंस डिनोमिनेटर इज टेकन 8। इंसिडेंस को जब हम कैलकुलेट करते हैं नए केस को, तो डिनोमिनेटर कौन होता है, आंसर आप लोग टाइप करो। मीडियन पॉपुलेशन लेते हैं, या पॉपुलेशन एट रिस्क लेते हैं, या टोटल नंबर ऑफ केस लेते हैं, या टोटल नंबर ऑफ डेथ लेते हैं। कोई बता सकता है इसका जवाब। इंसिडेंस कैलकुलेट करते समय अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, इंसिडेंस का मतलब होता है नया केस। तो नया केस किस में से आएगा, जनसंख्या में से आएगा, पॉपुलेशन में आएगा। और कौन सी पॉपुलेशन में आएगा, जो पॉपुलेशन आपकी रिस्क पर है। तो पॉपुलेशन एट रिस्क जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद आखिरी सवाल है इसका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशो। आ गया, बताओ। तो इसका जवाब मैं नहीं निकाल रहा हूं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक रेशो नहीं है। इनमें से कौन सा एक रेशो नहीं है, आप लोग कमेंट में डालिएगा आंसर। नहीं बता सकते तो हमने जो एक टेबल बताई थी उस टेबल को फॉलो कीजिएगा,
उस टेबल से आपको पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सा एक रेशो नहीं है। ठीक है, तो ये लेक्चर हम आज यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे मंडे को मिलेंगे। मंडे को हम इम्यूनिटी पढ़ाएंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, कम्युनिटी में इम्यूनिटी भी होती है पढ़ने के लिए। माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है इम्यूनिटी, पर कम्युनिटी में भी इम्यूनिटी पढ़ते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी है, पैसिव इम्यूनिटी कौन सी है। अगर समय मिला तो वैक्सीनेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो आप संडे को एंजॉय कीजिएगा अच्छे से, और एक बार हो सके तो पूरे 6 दिन के सारे लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। ओके, बाय बच्चों।